नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लियर यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचर, पीसीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। यहां आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा, सिंपल लैंग्वेज, क्लियर एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड नोट के साथ। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान बायोलॉजी के 1100 प्लस इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की सीरीज का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें अगले 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को विस्तार से समझाया जाएगा। साथ ही हर पॉइंट को इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उन्हें पहले जरूर देखें। इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ और स्लाइड्स आपको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स इसी तरह आसान तरीके से समझ आएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्लियर सेशन। अब स्लाइड 2 पर आते हैं, जहां वनस्पति और नेत्र से जुड़े तथ्य दिए गए हैं। इसे देखकर मेरे मन में एक सवाल आता है, फलों में जो मिठास होती है उसका असल कारण क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले पॉइंट 201 देखते हैं, जो औषधियों के बारे में है। मलेरिया के इलाज में कुनैन नाम की दवा इस्तेमाल होती है, जो न सिनकोना पेड़ की छाल से मिलती है। अच्छा, सिनकोना पेड़ से। और पौधों के ढांचे के बारे में भी कुछ है इसमें? हाँ, पॉइंट 202 के अनुसार पौधों की सेल्यूलोसी भित्ति होती है। इसी बाहरी ढांचे के कारण पेड़ पौधे इतने मजबूत होते हैं। अब आते हैं पॉइंट 203 पर, फलों की मिठास वाले तुम्हारे सवाल पर। तो वो मिठास किस वजह से होती? फलों के मीठे स्वाद का असल कारण फ्रक्टोज नाम की प्राकृतिक शर्करा होती है। आगे पॉइंट 204 में बताया गया है कि प्रोटीन का अनिवार्य घटक नाइट्रोजन होता है। हाँ, बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता। और ये जंतु परागण क्या होता है? पॉइंट 205 यही स्पष्ट करता है। जंतु परागण का अर्थ है जब परागण की प्रक्रिया जंतुओं द्वारा होती है। और फिर 206 में है कि हल्दी से जो निकलता है वो करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन, अच्छा। और इसमें नेत्र के बारे में भी 2 पॉइंट्स हैं। हमारी आंखें चीजों को कैसे देखती हैं? पॉइंट 207 के हिसाब से रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। उल्टा मतलब आंख के अंदर तस्वीर असल में उल्टी बनती है? हाँ बिल्कुल। और पॉइंट 208 समझाता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानव नेत्र बिल्कुल एक उत्तल लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। अब स्लाइड 3 की तरफ बढ़ते हैं, जहां शारीरिक विज्ञान के कुछ और तथ्य हैं। आजकल दृष्टि दोष बहुत आम है, तो इनके बारे में क्या बताया गया है इसमें? तो स्लाइड 3 में पॉइंट 209 कहता है कि निकट दृष्टि दोष का कारण होता है लेंस का मोटा होना और फोकस दूरी कम होना। और दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे ठीक करते हैं? पॉइंट 210 के अनुसार दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से किया जाता है। फिर 211 में एक आसान सी बात है, टॉक्सिन का मतलब जहरीला पदार्थ होता है। टॉक्सिन मतलब जहरीला पदार्थ। और हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? पॉइंट 212 बहुत जरूरी है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। अच्छा, ये तीनों स्केल्स याद रखने हैं। और ये पौधों के हिस्सों के जो नाम हैं, जैसे कंद। हाँ, पॉइंट 213 में कंद का उदाहरण आलू है। धनकंद में बंडा या केसर आता है। शल्ककंद प्याज होता है और प्रकंद अदरक और हल्दी को कहते हैं। और फलों के खाने वाले हिस्सों के नाम भी अलग होते हैं ना? बिल्कुल। पॉइंट 214 में है कि अमरूद, अंगूर आदि का खाने योग्य भाग फल भित्ति कहलाता है। और आम या पपीता में हम क्या खाते हैं? पॉइंट 215 के अनुसार आम और पपीते का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होता है। और अंत में पॉइंट 216 बताता है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा या तल्ली है। कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपको इसी तरह सिंपल एक्सप्लेनेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब स्लाइड 4 पर आते हैं। यहाँ ग्रंथियों और जनकों की बात है। मलेरिया से प्रभावित अंग तो प्लीहा है, लेकिन इसका वाहक कौन होता है? पॉइंट 217 यही क्लियर करता है कि मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलिस मच्छर होती है
और 218 के अनुसार ये बीमारी असल में प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। अच्छा, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। और पौधों में ये प्रजनन कैसे होता है? पॉइंट 21 माइंड है कि पौधों में प्रजनन प्रक्रिया परागण कहलाती है। और 220 के अनुसार अंतःशोषण की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें अवशोषण निहित होता है। अंतःशोषण में अवशोषण। और हमारे शरीर की सबसे अहम ग्रंथि के बारे में क्या तथ्य है? 221 कहता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है और 222 के हिसाब से इसे ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अरे, और 223 में लिखा है कि ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। हाँ, मास्टर होने के बावजूद ये सबसे छोटी है। और अंत में 224 में जीव और जंतु विज्ञान के जनक का नाम बताया गया है, जो अरस्तु हैं। अरस्तु। चलिए अब स्लाइड 5 पर चलते हैं। यहाँ जेनेटिक्स और वनस्पति से संबंधित तथ्य हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? पॉइंट 225 के अनुसार चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेट्स हैं। और 226 बताता है कि जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। अच्छा। और आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की शुरुआत किसने की? और 227 में है कि आनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल हैं। मेंडल। और ये जो जीन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? पॉइंट 228 साफ करता है कि जीन गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं और 229 के अनुसार आनुवंशिकी उत्परिवर्तन भी क्रोमोसोम में ही होता है। समझ गई। और वनस्पति के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो क्या कहते हैं? 230 में एक मजेदार तथ्य है कि कोको और चॉकलेट असल में एक झाड़ी यानी श्रब से प्राप्त होते हैं। अरे वाह, चॉकलेट झाड़ी से आती है। और ये बहुभ्रूणता क्या चीज है? पॉइंट 231 कहता है कि बहुभ्रूणता, जिसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, उसका सर्वोत्तम उदाहरण सिट्रस है। और 232 के अनुसार पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का संग्रह उसकी पत्तियों में होता है। पत्तों में ही खाना जमा होता है। चलिए अब स्लाइड 6 की ओर बढ़ते हैं। पाचन तंत्र और रक्त के तथ्य हैं यहाँ। पेट के रस में कौन सा अम्ल होता है? पॉइंट 233 के हिसाब से जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और 234 में बताया है कि लाइकेन में कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध। और गेहूं की कोशिकाओं के बारे में क्या खास है? 235 कहता है कि गेहूं में डंबलाकार द्वार कोशिकाएं होती हैं। और 236 में सेब का खाने योग्य भाग बताया है, जो गूदेदार थैलेमस है। अच्छा, सेब असल में थैलेमस है। और हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? पॉइंट 237 के अनुसार पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। और 238 में है कि पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में। और ब्लड ग्रुप्स के बारे में क्या जानकारी है स्लाइड में? 239 बताता है कि रक्त समूह 4 प्रकार के हैं, ए, बी, ए बी और ओ। और 240 के अनुसार रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम स्लाइड 7 पर आ चुके हैं। बिल्कुल। तो यहाँ रक्त के दाताओं के बारे में बात करते हैं। हाँ, रक्तदाताओं और त्वचा के बारे में यहाँ क्या खास है? सर्वदाता कौन सा ग्रुप होता है? पॉइंट 241 कहता है कि सर्वदाता रक्त समूह ओ है। और 242 के अनुसार सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है। अच्छा, ओ किसी को भी दे सकता है और ए भी ले सकता है। और शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पॉइंट 243 में है कि शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और 244 में जीवाणुओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की, ऐसा बताया गया है। ल्यूवेनहॉक ने। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? 245 के अनुसार मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। और 246 बताता है कि ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी। और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? 247 में इसे एपिडर्मिस कहा गया है। और 248 में एक बहुत जरूरी तथ्य है, पेनिसिलिन असल में फफूंदी से प्राप्त होती है। फफूंदी से पेनिसिलिन। चलिए अब स्लाइड 8 पर चलते हैं, जहां रक्त से जुड़े अन्य रोग और प्लीहा के कार्य हैं। तो पॉइंट 249 के अनुसार पायरिया मसूड़े की बीमारी है। और 250 में है कि एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है। अच्छा, लोहे की कमी से। और रेटिना का क्या काम है? पॉइंट 251 बताता है कि रेटिना बिल्कुल कैमरे में फिल्म की तरह काम करता है। और 252 के अनुसार जड़ का आवरण कैलेट्रोजन से प्राप्त होता है। यहाँ स्लाइड में सीधे 254 पर आते हैं।
रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? 254 में रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा गया है और 255 बताता है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। और ब्लड बैंक किसे कहते हैं शरीर में? पॉइंट 256 के अनुसार प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। और एक दिलचस्प बात 257 में है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु भी इसी प्लीहा में होती है। अरे वही बैंक भी है और वही उनकी मृत्यु भी होती है। अब स्लाइड 9 पर आते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा के बारे में पूछना चाहूंगी। 258 बताता है कि रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स बहुत सहायक होते हैं और 259 के अनुसार पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। और हमारे रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? पॉइंट 260 में लिखा है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है। 261 यही क्लियर करता है कि रुधिर का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। अच्छा। और खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम आता है? 262 के अनुसार रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन के है। और पर्यावरण से जुड़ा पॉइंट 263 है कि सॉलिड वेस्ट को स्लज कहा जाता है। स्लज, ठीक है। और एस्परजिलस के जनन अंगों के नाम क्या है? 264 में एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग पुंधानी और एस्कोधानी बताए गए हैं। और 265 के अनुसार प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत पानी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, पर आपको हर सब्जेक्ट इसी तरह इजी लैंग्वेज में समझाया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अब स्लाइड 10 की ओर मोड़ते हैं चर्चा को। बिल्कुल। यहाँ परिवहन और उत्सर्जन की बात है। पौधों में परिवहन और उत्सर्जन तंत्र पर क्या तथ्य हैं? 266 के अनुसार जाइलम का कार्य जल का वहन करना है और 267 बताता है कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी हरा प्रकाश होता है। अच्छा, हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है। और मेंडल ने कौन सा पौधा चुना था अपने प्रयोग के लिए? 268 में है कि मेंडल के प्रयोग का पौधा मटर था और 269 के अनुसार आनुवंशिकी शब्द W. वॉटसन द्वारा दिया गया था। W. वॉटसन द्वारा। और क्लोरोफिल में क्या मौजूद होता है? 270 बताता है कि क्लोरोफिल में मौजूद तत्व मैग्नीशियम है। और मानव मूत्र में कौन सा विटामिन निकलता है? 271 के अनुसार मानव मूत्र में विटामिन C उत्सर्जित होता है और 272 बताता है कि मूत्र के पीले रंग का कारण यूरोक्रोम होता है। यूरोक्रोम। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 273 के हिसाब से मनुष्य के हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अब स्लाइड 11 पर शरीर की रासायनिक और भौतिक संरचना के आंकड़े हैं। मनुष्य में तो 4 होते हैं, लेकिन मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 274 के अनुसार मेंढक के हृदय के 3 भाग होते हैं और 275 बताता है कि शरीर में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। और जल की प्रतिशत मात्रा? 276 में शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा 65 से 80% बताई गई है। और ध्यान दें, 277 के अनुसार जल की मात्रा शरीर के भार का 10% होता है। ये तथ्य स्लाइड में ऐसे ही दिया है। 10%, ठीक है। हमारा सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए? 278 के हिसाब से सामान्य रक्तदाब 80-120 मिलीमीटर पारा होता है और 279 बताता है कि सामान्य रक्त शुगर 80 से 90 मिग्राडेसिली होनी चाहिए। अच्छा, अरक्तता यानी अनीमिया का और क्या कारण हो सकता है? 280 के अनुसार अरक्तता का कारण फॉलिक एसिड भी है और 281 में मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 बताया गया है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए अब स्लाइड 12 पर आते हैं, जहां डीएनए और आनुवांशिकता है। 282 बताता है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कौन बर्ग ने किया और 283 के अनुसार डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन। और ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये किसने दिया? 284 में है कि डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एवं क्रिक ने दिया और 285 के अनुसार प्रयोगशाला में जीन का प्रथम संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। अरे वाह! अब पैतृत्व सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? 286 बताता है कि पैतृत्व सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट सहायक हैं। और लिंग निर्धारण कैसे होता है इंसान में? और 287 के अनुसार पुरुष जीन संगठन XY व स्त्री जीन संगठन XX होता है। 288 बताता है कि लड़के को पिता से
22+Y क्रोमोसोम मिलता है। तो इसका मतलब लिंग पूरी तरह पिता पर निर्भर करता है। बिल्कुल, 289 यही स्पष्ट करता है कि बच्चे का लिंग पिता के गुणसूत्र XY द्वारा निर्धारित होता है। समझ गई। अब स्लाइड 13 पर हृदय और रक्त रोग है। ईसीजी क्या करता है? 290 के अनुसार ईसीजी हृदय की गतिविधि दर्शाता है और 291 में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा गया है। अच्छा, इस्कीमिया। और खून को जमने से रोकने वाला प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? 292 बताता है कि प्रतिस्कंदक पदार्थ हेपेरिन है और 293 के अनुसार बिना रुधिराणु के जो रक्त का तरल अंश बचता है वो सीरम कहलाता है। सीरम। रुधिर कैंसर को विज्ञान की भाषा में और क्या कहते हैं? 294 में रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया बताया गया है और 295 बताता है कि दिल की फुसफुसाहट या मरमर दोषपूर्ण कपाट या वॉल्व के कारण होती है। और हमारे रक्त में कौन सी शर्करा सबसे ज्यादा होती है? 296 के अनुसार रक्त में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा ग्लूकोज होती है और 297 बताता है कि मधुमेह रोगियों के लिए एस्पार्टेम दिया जाता है जो एल्केलॉइड्स वर्ग का है। चलिए, अब हम अपनी अंतिम स्लाइड 14 पर आ गए हैं, जहां कोशिका के अंगों पर चर्चा है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? 298 के अनुसार आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं और 299 बताता है कि इस लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने 1949 में की थी। डी डुवे ने। और कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी है? 300 के अनुसार प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है। अच्छा, तो राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। बिल्कुल। ऐसे ही और कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।